हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 4 होगा एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जो कि बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है महाकाव्य। ठीक है, महाकाव्य। इससे पहले हम लोग और सभी स्रोतों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं महाकाव्य। महाकाव्य क्या है? वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है। इसमें रामायण और महाभारत मुख्यतः शामिल है। ठीक है, वैदिक साहित्य के बाद। ठीक है, कौन से साहित्य के बाद? वैदिक साहित्य के बाद भारतीय इतिहास में महाकाव्यों का समय आता है। और इसमें क्या क्या आता है? रामायण और महाभारत प्रमुखता शामिल है। ठीक है, वैदिक साहित्य के बाद किसका समय आता है? भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है। इसमें क्या क्या शामिल है? रामायण और महाभारत मुख्य प्रमुखता शामिल है। रामायण हमारा आदि काव्य है, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। रामायण हमारा क्या है? आदि काव्य है। ठीक है, रामायण हमारा क्या है? आदि काव्य है, जिसकी रचना किसने की है? महर्षि वाल्मीकि ने की है। ठीक है, रामायण हमारा क्या है? आदि काव्य है, जिसकी रचना किसने की है? महर्षि वाल्मीकि ने की है। ठीक है, रामायण हमारा क्या है? आदि काव्य है, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। इसमें प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशा का वर्णन मिलता है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। इसमें प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा का वर्णन मिलता है। ठीक है, महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। ठीक है, और रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने की थी। ठीक है, महाभारत का रचना वेद व्यास और रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। तो महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। इसमें प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशा का वर्णन मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से महाकाव्यों को विशेष महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि इसमें वर्णित कथाओं में कल्पना का समावेश अधिक होता है। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से महाकाव्यों को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्णित कथाओं में कल्पना का समावेश अधिक होता है। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से महाकाव्यों को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्णित कथाओं में कल्पना का समावेश अधिक होता है। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के में मूलतः 600 श्लोक थे, जो कालांतर में 12,000 हुए और फिर 24,000 हो गए। इसे चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहा गया है। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में मूलतः 6,000 श्लोक थे। ठीक है, कितने श्लोक थे महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में? मूलतः कितने श्लोक थे? 6,000 श्लोक थे, जो कालांतर में 12,000 हुए और फिर 24,000 हो गए। इसे चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में मूलतः कितने श्लोक थे? 600 श्लोक, 6,000 श्लोक थे। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में मूलतः 6,000 श्लोक थे, जो कालांतर में 12,000 हुए और फिर 24,000 हो गए। इसे चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहा जाता है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड एवं उत्तरकांड नामक 7 कांडों में बांटा हुआ है। वाल्मीकि द्वारा जो रचित रामायण है वो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड एवं उत्तरकांड नामक 7 कांडों में बटा हुआ है।
वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण जो है वो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड नामक 7 कांडों में बटा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि वाल्मीकि द्वारा जो रचित रामायण है वो कितने कांडों में बटा हुआ है? तो 7 कांडों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। राम कथा पर आधारित ग्रंथों का अनुवाद सर्वप्रथम भारत से बाहर चीन में किया गया। राम कथा पर आधारित ग्रंथों का जो अनुवाद है सर्वप्रथम भारत से बाहर कहाँ किया गया था? चीन में किया गया। ठीक है, राम कथा पर आधारित ग्रंथों का अनुवाद सर्वप्रथम भारत से बाहर चीन में किया गया। ठीक है, राम कथा पर आधारित ग्रंथों का अनुवाद सर्वप्रथम भारत से बाहर चीन में किया गया। भ्रीशुंडी भ्रीशुंडी रामायण को अधिरामायण कहा जाता है। भ्रीशुंडी शुंडी रामायण को अधि अधिरामायण कहा जाता है। ठीक है, भ्रीशुंडी रामायण को क्या कहा जाता है? अधिरामायण कहा जाता है। ठीक है, भ्रीशुंडी रामायण को क्या कहा जाता है? अधिरामायण कहा जाता है। महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक थे तथा इसका नाम जय संहिता था। महाभारत में मूलतः कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे। महाभारत में कितने श्लोक थे? मूलतः 8800 श्लोक थे तथा इसका नाम क्या था? जय संहिता था। ठीक है, महाभारत में मूलतः कितना श्लोक था? 8800 श्लोक थे। इसका नाम क्या था? जय संहिता था। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। ठीक है, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख जो है अश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। ठीक है, महाभारत का जो प्रारंभिक उल्लेख है वो अश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। पहले जो है रामायण में महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक था। ठीक है, बाद में श्लोक की संख्या 24,000 होने के पश्चात यह वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा होने के कारण भारत कहलाया। ठीक है, पहले जो मूलतः जो है इसमें महाभारत में मूलतः कितना श्लोक था? 8800 श्लोक था, जिसका नाम क्या था? जय संहिता था। बाद में श्लोकों की संख्या 24,000 होने के पश्चात वह वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा होने के कारण भारत कहलाया। कालांतर में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1,00,000 होने पर यह सतसाहस्री संहिता या महाभारत कहलाया। ठीक है, कालांतरों में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1,00,000 होने पर सतसाहस्री संहिता या महाभारत कहलाया। ठीक है, तो महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक था, जिसका नाम क्या था? जय संहिता था। बाद में श्लोकों की संख्या 24,000 होने के पश्चात यह वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा होने के कारण भारत कहलाया। कालांतर में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1,00,000 होने पर यह सतसाहस्री संहिता या महाभारत कहलाया। महाभारत महाकाव्य 18 पर्वों आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, सूक्ति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रशासनिक एवं स्वर्गारोहण में विभाजित है। महाभारत महाकाव्य 18 पर्वों आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शक्ति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रशासनिक एवं स्वर्गारोहण में विभाजित है। महाभारत महाकाव्य 18 पर्वों आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शक्ति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी,
मौसल, महाप्रशासनिक एवं स्वर्गारोहण में विभाजित है। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है। भागवत गीता जो है महाभारत की भीष्म पर्व का एक भाग है। भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है। ठीक है, तो ये हमारा महाकाव्य कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पुराण। तो पुराण में प्राचीन भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। पुराण में प्राचीन भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। ठीक है, पुराण में प्राचीन भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। ठीक है, पुराण में प्राचीन भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। पुराण में क्या मिलता है? प्राचीन भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। पुराणों के रचयिता एवं संकलनकर्ता लोमहर्ष तथा उसके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों के रचयिता एवं संकलनकर्ता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। ठीक है, पुराणों के रचयिता किसको एवं संकलनकर्ता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराण प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय कराते हैं। ठीक है, पुराण जो है आपका प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय कराते हैं। ठीक है, पुराण प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय कराते हैं। ठीक है, पुराण क्या करता है? प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय कराते हैं। ठीक है, पुराण प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय कराते हैं। पुराणों में हमें शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, सातवाहन एवं गुप्त वंश के विषय में ज्ञान होता है। पुराणों में हमें शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, सातवाहन एवं गुप्त वंश के विषय में ज्ञान होता है। ठीक है, पुराणों में हमें शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, सातवाहन एवं गुप्त वंश के विषय में ज्ञान होता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पहले के प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए तो पुराण ही एकमात्र स्रोत है। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले के प्राचीन भारतीय इतिहास में पुनर्निर्माण के लिए तो पुराण ही एकमात्र स्रोत है। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले की प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए तो पुराण ही एकमात्र स्रोत हैं। पुराणों को मुख्य रूप से 5 ब्राह्मण बताए गए हैं। ठीक है, पुराणों को मुख्य रूप से 5 ब्राह्मण बताए गए हैं। ठीक है, पुराणों को मुख्य रूप से कितने ब्राह्मण बताए गए हैं? 5 ब्राह्मण बताए गए हैं। ये हैं कौन कौन सा? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। ठीक है, पुराणों के मुख्य रूप से 5 ब्राह्मण बताए गए हैं। ठीक है, पुराणों के मुख्य रूप से कितने ब्राह्मण बताए गए हैं? 5 ब्राह्मण बताए गए हैं। कौन कौन सा? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। ठीक है, पुराणों के मुख्य रूप से 5 ब्राह्मण बताए गए हैं। ये कौन कौन से हैं? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। 18 पुराण निम्नलिखित हैं। ठीक है, 18 पुराण कौन कौन से हैं? वो निम्नलिखित हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्राह्मण पुराण। तो ये 18 पुराण हैं। कौन कौन से? ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण,
विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। ठीक है, ब्रह्मांड पुराण। तो ये हमारे क्या है, 18 पुराण हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। ठीक है, पुराणों में मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। ठीक है, पुराणों में मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। पुराणों में मत्स्य पुराण क्या है, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। मत्स्य पुराण द्वारा सातवाहन वंश के विषय में विशेष जानकारी मिलता है। इसके अतिरिक्त विष्णु पुराण से मौर्य वंश एवं गुप्त वंश की और वायु पुराण से शुंग वंश एवं गुप्त वंश के विषय में विशेष जानकारी मिलती है। ठीक है, मत्स्य पुराण द्वारा सातवाहन वंश के विषय में जानकारी मिलता है। ठीक है, मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश के विषय में जानकारी मिलता है। इसके अतिरिक्त विष्णु पुराण में मौर्य वंश एवं गुप्त वंश की और वायु पुराण से शुंग वंश एवं गुप्त वंश के विषय में विशेष जानकारी मिलता है। ठीक है, मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश के विषय में जानकारी मिलता है, विष्णु पुराण से मौर्य एवं गुप्त वंश और वायु पुराण से शुंग एवं गुप्त वंश। मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश, विष्णु पुराण से मौर्य एवं गुप्त वंश, वायु पुराण से शुंग एवं गुप्त वंश के विषय में विशेष जानकारी मिलती है। मत्स्य, विष्णु, वायु तथा भागवत पुराण सर्वाधिक ऐतिहासिक महत्व के हैं क्योंकि इनमें राजाओं की वंशावलियां पाई जाती है। मत्स्य पुराण द्वारा मत्स्य हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, वायु तथा भागवत पुराण सर्वाधिक ऐतिहासिक महत्व हैं। ठीक है, किस किस का, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु तथा भागवत पुराण सर्वाधिक ऐतिहासिक महत्व के हैं क्योंकि इनमें राजाओं के वंशावलियां पाई जाती है। ठीक है, मत्स्य, विष्णु, वायु तथा भागवत पुराण सर्वाधिक ऐतिहासिक महत्व के हैं क्योंकि इनमें राजाओं के वंशावली पाई जाती है। ठीक है, मत्स्य पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, वायु पुराण हो गया तथा भागवत पुराण जो है ये सर्वाधिक ऐतिहासिक महत्व है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें राजाओं के वंशावलियां पाई जाती है। इसके बाद है ब्राह्मणेतर साहित्य। ठीक है, ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मणेतर ग्रंथों में बौद्ध तथा जैन साहित्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ब्राह्मणेतर साहित्य ग्रंथ में बौद्ध तथा जैन साहित्य का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग पहले बौद्ध साहित्य पढ़ेंगे, फिर जैन साहित्य को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है हमारा, बौद्ध साहित्य। भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। बौद्ध साहित्य ग्रंथों में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक जो है, बौद्ध साहित्य ग्रंथों में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, बौद्ध साहित्य ग्रंथों में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है और बौद्ध साहित्य ग्रंथों में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, बौद्ध साहित्य ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पिटक कौन से हैं, त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण हैं। त्रिपिटक बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन है। त्रिपिटक बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन है। त्रिपिटक बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन है।
इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है और इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। ठीक है, त्रिपिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है और इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है और इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है। विनय पिटक आपका विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है। विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है। सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश का संग्रह है। सुत्त पिटक आपका धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश का संग्रह है। विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है और सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश का संग्रह है। अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। ठीक है, तो विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है। सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश का संग्रह है। सुत्त पिटक क्या है आपका? धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश का संग्रह है। अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। सुत्त पिटक 5 निकायों में विभाजित है जो इस प्रकार है। ठीक है, सुत्त पिटक जो आपका 5 निकायों में विभाजित है। कौन कौन सा? पहला है दार्शनिकाय। पहला क्या है? दार्शनिकाय। दूसरा है मध्यम निकाय, मध्यम निकाय। तीसरा है संयुक्त निकाय। चौथा है अंगुत्तर निकाय और पांचवा है खुद्दक निकाय। तो सुत्त पिटक 5 निकायों में विभाजित है जो इस प्रकार है। पहला क्या है? दीर्घ निकाय। दूसरा है मध्यम निकाय। तीसरा है संयुक्त निकाय। चौथा है अंगुत्तर निकाय और पांचवा है खुद्दक निकाय। ठीक है, तो सुत्त पिटक कितने निकाय में विभाजित है? 5 में। ठीक है, सुत्त पिटक 5 निकाय में विभाजित है। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। विनय पिटक निम्नलिखित भागों में विभक्त है। विनय पिटक निम्नलिखित भागों में विभक्त है। पातिमोक्ष। पहला विनय पिटक निम्नलिखित भागों में विभक्त हैं। कौन कौन सा? पहला हो गया पतिमोक्ष, दूसरा हो गया सुक्त विभिंग, दूसरा क्या हो गया? सुक्त विभिंग, तीसरा हो गया खंधक और चौथा क्या हो जाएगा? परिवार। विनय पिटक निम्नलिखित विनय पिटक के भाग निम्नलिखित हैं। कौन कौन सा है? पतिमोक्ष, सुक्त विभंग, खंधक, परिवार। विनय पिटक के भाग कौन कौन से हैं? पतिमोक्ष, सुत्त विभिंग, खंधक, परिवार। अभिधम्म पिटक के 7 भाग हैं। अभिधम्म पिटक के कितने भाग हैं? 7 भाग हैं। पहला क्या है? धम्म संगनी। पहला क्या है? धम्म संगनी। दूसरा क्या है? विभंग। दूसरा क्या है? विभंग। तीसरा क्या है? धातु कथा। तीसरा क्या है? धातु कथा। चौथा क्या है? पुग्गल पयचति, पुग्गल पचति। पांचवा है कथा वस्तु। छठा है यमक और सातवां है पत्थान ग्रंथ। ठीक है, तो अभिधम्म पिटक के 7 भाग कौन कौन सा है? धम्मगनी, धम्म संगनी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पयचति, पांचवा है कथा वस्तु,
छठा है यमक तथा सातवां है पत्थान ग्रंथ। ठीक है, तो अभिधम्म पिटक के 7 भाग कौन कौन से हो जाएंगे? धम्म संगनी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पयचति, वस्तु कथा, यमक, पठान ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ जो है वो किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध ग्रंथ किस में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध ग्रंथों से संबंधित जातकों में बुद्ध से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। बौद्ध ग्रंथों में बौद्ध ग्रंथों में सम, बौद्ध ग्रंथों से संबंधित जातकों में बुद्ध और से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। बौद्ध ग्रंथों से संबंधित जातकों में बुद्ध से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। बौद्ध ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध ग्रंथ से संबंधित जातकों में बुद्ध से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। दीपवंश तथा महावंश नामक 2 पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। दीपवंश तथा महावंश नामक 2 पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों से संबंधित जातकों में बुद्ध से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। ठीक है, दीपवंश तथा महावंश नामक 2 पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। दीपवंश तथा महावंश नामक 2 पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। ब्रह्मजाल सूत्र में बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मजाल सूत्र में बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मजाल सूत्र में बुद्ध का समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो पाली भाषा में रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें हिंद यवन शासक मिनांडर और नागसेन के मध्य हुए प्रश्नोत्तर को संकलित किया गया है। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो पाली भाषा के रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इसमें हिंदू यवन शासक मिनांडर और नागसेन के मध्य हुए प्रश्नोत्तर को संकलित किया गया है। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो पाली भाषा में रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इसमें हिंद यवन शासक मिनांडर और नागसेन के मध्य हुए प्रश्नोत्तर को संकलित किया गया है। अश्वमेध सम्राट कनिष्क के समकालीन थे। अश्वमेध जो है सम्राट कनिष्क होगा, कनिष्ठ नहीं होगा। अश्वमेध सम्राट कनिष्क के मध्य समकालीन थे। अश्वमेध सम्राट कनिष्क के समकालीन थे। अश्वमेध के प्रमुख रचनाएं हैं बुद्धचरित्र, सौंदरानंद एवं सारिपुत्र प्रकरण। अश्वमेध सम्राट कनिष्क के समकालीन थे। अश्वमेध जो है वो सम्राट कनिष्क के समकालीन थे। अश्वमेध की प्रमुख रचनाएं हैं बुद्धचरित्र, सौंदरानंद एवं सारिपुत्र प्रकरण। ठीक है, अश्वमेध सम्राट कनिष्क के समकालीन थे। अश्वघोष के प्रमुख रचनाओं में है बुद्धचरित्र, सौंदरानंद एवं सारिपुत्र प्रकरण। इनमें से प्रथम 2 महाकाव्य एवं तीसरा नाटक हैं।
ठीक है, इसमें प्रथम दो क्या है, महाकाव्य है तथा तीसरा क्या है, नाटक है। अश्वघोष ने इन ग्रंथों को संस्कृत भाषा में लिखा है। यानी बुद्ध चरित एवं सौंदर्यनंद जो है आपका वो क्या है, दो महाकाव्य है, और तथा सारी सारी पुत्र प्रकरण क्या है, नाटक है। और अश्वघोष ने इन ग्रंथों को संस्कृत भाषा में लिखा है। ठीक है, ये बुद्ध चरित्र हो गया, चरित हो गया, सौंदर्यानंद हो गया एवं सारी पुत्र प्रकरण, जो ये सब किस भाषा में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो अश्वमेध सम्राट कनिष्क के समकालीन थे। अश्वघोष की प्रमुख रचनाओं में है बुद्धचरित, सौंदर्यानंद एवं सारीपुत्र प्रकरण। इनमें से प्रथम दो क्या है, महाकाव्य तथा तीसरा क्या है, नाटक है। अश्वघोष ने इन ग्रंथ को संस्कृत भाषा में लिखा है। बौद्ध धर्म के हीन हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। ठीक है, बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ क्या है, कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। ठीक है, बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। ठीक है, क्या है, कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। महायान महायान संप्रदाय के ग्रंथ ललित विस्तर, दिव्यावदान आदि हैं। ठीक है, महायान संप्रदाय के ग्रंथ ललित विस्तर, दिव्यायान आदि हैं। ठीक है, महायान संप्रदाय के ग्रंथ ललित विस्तर, दिव्यावदान आदि हैं। ठीक है, महायान संप्रदाय के ग्रंथ ललित विस्तर, दिव्यावदान आदि हैं। ललित विस्तर में युद्ध को देवता मानकर उनके जीवन तथा कार्यों का चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, ललित विस्तर में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन तथा कार्यों का चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, ललित विस्तर विस्तर में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन तथा कार्यों का चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। दिव्यावदान में से अशोक के उत्तराधिकारी से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में सूचना मिलती है। ठीक है, दिव्यावदान दिव्यावदान से अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में सूचना मिलती है। ठीक है, दिव्यावदान से अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में सूचना मिलती है। यानी महायान संप्रदाय के ग्रंथ ललित विस्तर, दिव्यावदान आदि हैं। ललित विस्तर में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन तथा कार्यों का चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। दिव्यावदान से अशोक के उत्तराधिकारी दिव्यावदान में अशोक के उत्तराधिकारी से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में सूचना मिलती है। अब काल क्रमानुसार सबसे पहला है संयुक्त निकाय, उसके बाद चुल्लवग, उसके बाद है सुत्त निपात, उसके बाद है बुद्ध वंश। ठीक है, तो ये काल क्रमानुसार है। सबसे पहला क्या है, संयुक्त निकाय, चुल्लवग, उसके बाद सुत्त निपात एवं बुद्ध वंश। उसके बाद अब आते हैं हम लोग जैन साहित्य पे। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता
ठीक है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों में जैन ग्रंथों में परिशिष्ट परिशिष्ट शिष्टया पर्वन जैन ग्रंथों में परिशिष्टा पर्वन, भद्रबाहुचरित, आचार रांग सूत्र, भगवती सूत्र, कलिका पुराण आदि प्रमुख हैं। ठीक है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। ठीक है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों में परिशिष्टा पर्वन, भद्रबाहुचरित, आचा आचरांग सूत्र, भागव भागवती सूत्र, कालिका पुराण आदि प्रमुख हैं। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहुचरित, आचार आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण आदि प्रमुख हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। जैन धर्म की प्रारंभिक इतिहास जो है वो कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। ठीक है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। ठीक है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। अब तक उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक भाषा में मिलते हैं। अब तक जितना भी जैन साहित्य उपलब्ध है वो प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। ठीक है, अब तक उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृत एवं सांस्कृतिक भाषा में मिलते हैं। ठीक है, अब तक उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई। आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई। ठीक है, आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई। आगम ग्रंथ आचरांग सूत्र से जैन भिक्षुओं के विधि निषेधों एवं आचार विचारों का वर्णन एवं भगवती सूत्र से महावीर स्वामी की जीवन शिक्षाओं आदि के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, आगम ग्रंथ आचरांग सूत्र से जैन भिक्षुओं के विधि निषेधों एवं आचार विचारों का विवरण एवं भगवती सूत्र से महावीर स्वामी की जीवन शिक्षाओं आदि के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, आगम ग्रंथ आचारांग सूत्र से जैन भिक्षुओं के विधि निषेधों एवं आचार विचारों का विवरण एवं भगवती सूत्र से महावीर स्वामी की जीवन शिक्षाओं आदि के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। ठीक है, लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। यात्रा वृतांत एवं गल्प साहित्य को भी इसी के अंतर्गत रखा जाता है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। यात्रा वृतांत एवं गल्प साहित्य को भी इसी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है।
यात्रा वृत्तांत एवं गल्प साहित्य को भी इसी के अंतर्गत रखा जाता है। अर्थशास्त्र इसे भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र इसे भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ मानता है। ठीक है, अर्थशास्त्र जो है इसे भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ मानता है। ठीक है, अर्थशास्त्र इसे भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ मानता है। इसमें लगभग 6000 श्लोक हैं और यह 15 खंडों में विभाजित है। ठीक है, इसमें कितना श्लोक है? 6000 श्लोक है। ठीक है, लौकिक साहित्य में कितना श्लोक है? 6000 श्लोक है और यह 15 खंडों में विभाजित है। इस ग्रंथ का द्वितीय एवं तृतीय खंड सर्वाधिक प्राचीन है। ठीक है, इस ग्रंथ का द्वितीय एवं तृतीय खंड सर्वाधिक प्राचीन है। ठीक है, इस ग्रंथ का द्वितीय एवं तृतीय खंड सर्वाधिक प्राचीन है। ऐतिहासिक रचनाओं में अर्थशास्त्र का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। ऐतिहासिक रचनाओं में अर्थशास्त्र का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। ठीक है, ऐतिहासिक रचनाओं में अर्थशास्त्र का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। इसका अंग्रेजी अनुवाद 1915 में आर साम शास्त्री द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका अंग्रेजी अनुवाद 1915 में आर साम शास्त्री द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका अंग्रेजी अनुवाद 1915 में आर साम शास्त्री द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया था? 1915 में। किसके द्वारा? आर साम शास्त्री द्वारा किया गया था। अभिधान चिंतामणि में कौटिल्य के अनेक नामों का उल्लेख है। अभिधान अभिधान चिंतामणि में कौटिल्य के अनेक नामों का उल्लेख है। ठीक है, अभिधान अभिधान चिंतामणि में कौटिल्य के अनेक नामों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है तथा अधिकारियों को नगद वेतन देने का सर्वप्रथम सुझाव इसी में दिया गया है। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है तथा अधिकारियों को नगद वेतन देने का सर्वप्रथम सुझाव इसी में दिया गया है। ठीक है, ऐतिहासिक रचनाओं में अर्थशास्त्र का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इसका अंग्रेजी अनुवाद 1915 में आर सम शास्त्री द्वारा किया गया था। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है तथा अधिकारियों को नगद वेतन देने का सर्वप्रथम सुझाव इसी में दिया गया है। उत्तरी केरल के राजवंश का वृत्तांत 11वीं सदी में अतुल के मूशिक वंश के नाम से लिखा। ठीक है, उत्तरी केरल के राजवंश का वृत्तांत 11वीं सदी में अतुल के मूशिक वंश के नाम से लिखा। उत्तरी केरल के राजवंश का वृत्तांत 11वीं सदी में अतुल के मूशिक वंश के नाम से लिखा। कल्हन द्वारा रचित राजत रंगिनी भी विशेष उल्लेखनीय है। कल्हन द्वारा रचित राजत रंगिनी भी विशेष उल्लेखनीय है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। इसमें आदि काल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन दिया गया है। ठीक है, कल्हन द्वारा रचित राजत रंगिनी भी विशेष उल्लेखनीय
है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन दिया गया है। अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में पाणिनि का अष्टाध्यायी कात्यायन की वर्तिका, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस तथा कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम आदि उल्लेखनीय हैं। अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में पाणिनि की अष्टाध्यायी कात्यायन की वर्तिका, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस तथा कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम आदि उल्लेखनीय हैं। अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में पाणिनि की अष्टाध्यायी कात्यायन की वर्तिका, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस तथा कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम आदि उल्लेखनीय हैं। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वमेध कृत बुद्धचरित, बाणभट्ट का हर्षचरित, वाकपति का गौडवही, बिल्हन का विक्रमांक देवचरित, संध्याकार नंदीकृत रामचरित, हेमचंद्र कृत कुमारपाल चरित, जयान कृत पृथ्वीराज विजय आदि महत्वपूर्ण हैं। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोष कृत बुद्धचरित, बाणभट्ट का हर्षचरित, वाकपति का गौडवही, बिल्हन का विक्रमांक देवचरित, संध्याकार नंदी कृत रामचरित, हेमचंद्र कृत कुमारपाल चरित, जयान कृत पृथ्वीराज विजय आदि महत्वपूर्ण हैं। लौकिक साहित्य के अन्य प्रमुख कृतियां। लौकिक साहित्य के अन्य प्रमुख कृतियां कौन कौन से हैं? भास्कृत स्वप्नवासवदत्ता, प्रतिज्ञा यौगंधरायण नाटक, जीमूतवाहन कृत दायगाय, देवनभट्ट कृत स्मृति चंद्रिका, भवभूति कृत मालती माधव एवं उत्तरराम चरित, पद्मगुप्त कृत नवसाहसांकचरित, सोमेश्वर कृत कृति कौमुदी, मम्मट कृत काले प्रकाश भट्टी कृत रावण वध आदि। संस्कृत साहित्य के अलावा संगम साहित्य तमिल में लिखे गए हैं। संस्कृत साहित्य के अलावा संगम साहित्य तमिल में लिखे गए हैं। संस्कृत साहित्य के अलावा संगम साहित्य तमिल में लिखे गए हैं, जो 300 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य संकलित किए गए। जो 300 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य संकलित किए गए। 8 एद्रोतोकय संकलनों में संगम साहित्य विभक्त है। मुख्य रूप से दो हैं। कौन सा? मुख्य रूप से दो हैं। कौन कौन सा? पेटिनेडिकल पट्टानिनेकित कनकक्कु 18 निम्न संग्रह, और दूसरा है पत-पट 10 गीत। संगम साहित्य धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये होमर युग के वीर गाथा काव्यों की तरह युद्धों एवं योद्धाओं के वीर गाथा काव्य हैं। ठीक है। संगम साहित्य धार्मिक ग्रंथ नहीं है। संगम साहित्य धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये होमर युग के वीर गाथा काव्यों की प्रमुख योद्धाओं
तथा और योद्धाओं के वीर गाथा काव्य हैं। संगम साहित्य धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये होमर युग के वीर गाथा काव्यों की तरह युद्धों और योद्धाओं के वीर गाथा काव्य हैं। गुजराती इतिवृत्तों में सबसे प्रसिद्ध रामलाला कृति कौमुद, सुकृत संकीर्तन, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश, हमीद मदमर्दन और वास्तुपाल और तेजपाल प्रशस्ति संकृत कृति, कल्लोलिनी और वसंत हैं। ठीक है, गुजराती इतिवृत्त के सबसे प्रसिद्ध रामलला कृति कौमुद, सुकृत संकीर्तन, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश, हमीद मदमर्दन और वस्तुपाल और तेजपाल प्रशस्त संकृत कृति, कल्लोलिनी और वसंत विलाम हैं। साहित्य स्रोतों का काल निर्धारण। ठीक है, साहित्य स्रोतों का काल निर्धारण। प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों का काल निर्धारण अपने आप में एक चुनौती है। ठीक है, प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों का काल निर्धारण अपने आप में एक चुनौती है। ठीक है, प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों का काल निर्धारण अपने आप में एक चुनौती है। इसका कारण यह है कि प्राचीन लेखकों ने अपने समय के समाज और संस्कृति के बारे में जो विस्तार से लिखा, परंतु समय की गणना के लिए किसी मानक संवत का प्रयोग नहीं किया। फलस्वरूप प्राचीन साहित्य में वर्णित समाज एवं संस्कृति के आधार पर पुस्तकों का काल निर्धारित करना पड़ता है। प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों का काल निर्धारण अपने आप में एक चुनौती है। इसका कारण यह है कि प्राचीन लेखकों ने अपने समय के समाज और संस्कृति के बारे में तो विस्तार से लिखा, परंतु समय की गणना के लिए किसी मानक संवत का प्रयोग नहीं किया। फलस्वरूप प्राचीन साहित्य में वर्णित समाज और संस्कृति का आधार पर पुस्तकों का काल निर्धारण करना पड़ता है। इस समस्या से समूचा वैदिक साहित्य, महाभारत, रामायण, अर्थशास्त्र आदि प्राचीन साहित्य ग्रसित हैं। इस समस्या से समूचा वैदिक साहित्य, महाभारत, रामायण आदि अर्थशास्त्र आदि प्राचीन साहित्य संग्रहित हैं। मिथक से तात्पर्य उन बोध कथाओं से है। मिथक से तात्पर्य उन बोध कथाओं से है जिनमें तर्क प्राय गौण होते हैं, लेकिन उनमें भारतीय संस्कृति के विचार समाहित होते हैं। ठीक है, मिथक से तात्पर्य उन बोध कथाओं से है जिनमें तर्क प्राय गौण होते हैं, लेकिन उनमें भारतीय संस्कृति के विचार समाहित होते हैं। कई बार रामायण और महाभारत की कथाओं को मिथक मान लिया जाता है, परंतु उसमें उनमें जिन उदात्त विचारों और भारतीय सांस्कृतिक तत्वों का वर्णन किया गया है, वो आज भी अमूल्य हैं और भारतीय संस्कृति की धरोहर हैं। कई बार रामायण और महाभारत कथाओं को मिथक मान लिया जाता है। ठीक है, कई बार रामायण और महाभारत की कथाओं को मिथक मान लिया जाता है, परंतु उनमें जिन उदात्त विचारों और भारतीय संस्कृति तत्वों का वर्णन किया गया है, वे आज भी अमूल्य हैं और भारतीय संस्कृति की धरोहर हैं। दंत कथाएं लोक कथाओं के रूप में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चलती रहती है, जो कि इतिहास कालक्रम में अभिव्यक्त होता है। इसलिए प्राचीन साहित्य में कालक्रम का निर्देश न मिलने से उनका वास्तविक समय निर्धारित कर पाना संभव नहीं हो पाता है। उन्हें मिथक कहानियां तथा और महाकाव्य की श्रेणी में रखा दिया जाता है। ठीक है,
दंत कथाएं लोक कथाओं के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती है, चूंकि इतिहास कालक्रम में अभिव्यक्त होता है, इसलिए प्राचीन साहित्य के कालक्रम का निर्देश न मिलने से उनका वास्तविक समय निर्धारित कर पाना संभव नहीं हो पाता है। इन्हें मिथक कहानियां तथा महाकाव्य की श्रेणी में रख दिया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं पाणिनि, 500 ईसा पूर्व लगभग। संस्कृत के प्राचीनतम महान व्याकरण व्याकरणाचार्य, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें व्याकरण का ज्ञान शिव से प्राप्त किया था। ठीक है, संस्कृत के प्राचीनतम महान व्याकरणाचार्य, जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने व्याकरण का ज्ञान शिव से प्राप्त किया था। ठीक है, उन्होंने किससे, पाणिनि ने व्याकरण का ज्ञान किससे प्राप्त किया था? शिव से प्राप्त किया था। तो पाणिनि संस्कृत के प्राचीनतम महान व्याकरणाचार्य थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने व्याकरण का ज्ञान शिव से प्राप्त किया था। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी में 8 अध्याय और 3995 सूत्र हैं। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में 8 अध्याय और 3995 सूत्र हैं। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में 8 अध्याय और 3995 सूत्र हैं। अष्टाध्यायी के प्रमुख विशेषताएं हैं वाक्यों में पदों का संचलन, पदों की प्रकृति, प्रत्यय विभाग तथा पदों की रचना, संधि आदि। ठीक है, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में 8 अध्याय और 3995 सूत्र हैं। अष्टाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं हैं वाक्यों में पदों का संचलन, पदों का प्रकृति, प्रत्यय विभाग तथा पदों की रचना, संधि आदि। पाणिनि को पाताल विजय तथा जाबवती विजय का रचनाकार भी माना जाता है, जो अब पाए नहीं जाते। पाणिनि को पाताल विजय तथा जानबवती विजय का रचनाकार भी माना जाता है, जो अब पाए नहीं जाते हैं। नेक्स्ट है राजत रंगिनी। राजत रंगिनी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। रजत रंगिनी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी। राजत रंगिनी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। रजत रंगिनी के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था, जो ब्राह्मण के पुत्र ऋषि मरीच के पुत्र थे। रजत रंगिनी के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था, जो ब्राह्मण के पुत्र ऋषि मरीच के पुत्र थे। रजत रंगिनी के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था, जो ब्राह्मण के पुत्र ऋषि मरीच के पुत्र थे। इसमें 8 तरंग और संस्कृत में कुल 7826 श्लोक हैं। ठीक है, इसमें रजत रंगिनी में 8 तरंग और संस्कृत में कुल 7826 श्लोक हैं। ठीक है, रजत रंगिनी में 8 तरंग अर्थात अध्याय और संस्कृत में कुल 7826 श्लोक हैं। कल्हन की इस पुस्तक के 3 घोषित उद्देश्य: पुराने राजवंशों की जानकारी देना, पाठकों का मनोरंजन करना, अतीत से शिक्षा। कल्हन की इस पुस्तक से 3 घोषित उद्देश्य क्या क्या थे? पुराने राजवंशों की जानकारी देना, पाठकों का मनोरंजन करना तथा अतीत से शिक्षा। ठीक है, अतीत से शिक्षा। आचार्य नहीं,
एल बेसम की टिप्पणी है कि राजत रंगिनी तथ्यों से कम, नैतिकता से अधिक संबंधित हैं। ठीक है, आचार्य नहीं। एल वैसम की टिप्पणी है कि राजत रंगिनी तथ्यों से कम, नैतिकता से अधिक संबंधित हैं, लेकिन इतना जरूर कहना होगा कि राजत रंगिनी भारतीय इतिहास लेखन का प्रस्थान बिंदु है। ठीक है, आचार्य नहीं। एल बैसम की टिप्पणी है कि राजत रंगनी तथ्यों से कम, नैतिकता से अधिक संबंधित है, लेकिन इतना जरूर कहना होगा कि राजत रंगनी भारतीय इतिहास लेखन का प्रसिद्ध बिंदु है। इस पुस्तक के प्रथम 3 अध्याय कश्मीरी के पीढ़ी दर पीढ़ी से आ रही मौखिक परंपराओं का चित्रण है। ठीक है, इस पुस्तक के प्रथम 3 अध्याय कश्मीरी के पीढ़ी दर पीढ़ी से आ रही मौखिक परंपराओं का चित्रण है। अगले 3 अध्याय भी इतिवृत्तात्मक ही हैं। ठीक है, अगले 3 अध्याय भी इतिवृत्तात्मक ही हैं। केवल अंतिम 2 अध्याय कल्हान की व्यक्तिगत जानकारी एवं ग्रंथावलोकन पर आधारित है। ठीक है, केवल 2 अध्याय कल्हान की व्यक्तिगत जानकारी एवं ग्रंथावलोकन पर आधारित हैं। पहले के 3 तरंगों में कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। पहले के 3 तरंगों में कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, पहले के 3 तरंगों में कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। चौथे से लेकर 8वें तरंग में कारकोट तथा उत्पल वंश के इतिहास का वर्णन है। ठीक है, चौथे से लेकर 6वें तरंग में कारकोट एवं उत्पल वंश के इतिहास का वर्णन है। रजत रंगिनी में तिथि क्रम का अभाव है। ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण में त्रुटियां हैं। रजत रंगिनी में तिथि क्रम का अभाव है। ठीक है, रजत रंगिनी में तिथि क्रम का अभाव है। ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण में त्रुटियां हैं। अब आते हैं प्रमुख साहित्यिक रचनाएं। पहले रचना देखेंगे, फिर उसके रचनाकार देखेंगे और फिर उसमें विशेष तथ्य क्या क्या है उसको देखेंगे। तो पहला है अष्टाध्यायी। ठीक है, पहला क्या है? अष्टाध्यायी। इसके रचनाकार क्या है? पाणिनि। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? पाणिनि। और विशेष ये क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, ये क्या है? व्याकरण ग्रंथ। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। और ये व्याकरण ग्रंथ है। दूसरा है मुद्रा राक्षस। दूसरा क्या है? मुद्रा राक्षस। इसके रचनाकार कौन है? विशाख विशाख दत्त। इसके रचनाकार कौन है? विशाख दत्त। और मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। ठीक है, इससे क्या होता है? मुद्रा राक्षस में मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के रचनाकार विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के रचनाकार विशाख दत्त। नेक्स्ट है महाभाष्य। महाभाष्य के रचनाकार कौन है? पतंजलि। महाभाष्य के रचनाकार कौन है? पतंजलि। महाभाष्य के रचनाकार कौन है? पतंजलि। और इसमें पुष्य पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी मिलता है। ठीक है, महाभाष्य में पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी मिलता है। और महाभाष्य के रचनाकार कौन है? पतंजलि। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? कौटिल्य। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? कौटिल्य। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? कौटिल्य। और इसमें मौर्य काल के बारे में प्रकाश पड़ता है। ठीक है, अर्थशास्त्र में मौर्य काल के बारे में प्रकाश पड़ता है। अर्थशास्त्र में मौर्य काल के बारे में प्रकाश पड़ता है। और अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? कौटिल्य। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? कौटिल्य। नेक्स्ट है नीति सार। नीति सार के रचनाकार कौन है? का कामंदक। कामंदक। नीति सार के रचना कौन है? कामंदक। नीति सार के रचनाकार कौन है? कामंदक। और इससे क्या होता है? गुप्तकालीन राजतंत्र पर कुछ प्रकाश पड़ता है। ठीक है,
नीतिसार में गुप्तकालीन राजतंत्र पर कुछ प्रकाश पड़ता है। नीतिसार के रचनाकार कौन है? कामंदक। नीतिसार के रचनाकार कौन है? कामंदक। मालविक मालविकाग्निमित्रम के रचनाकार कौन है? कालिदास। माल मालविकाग्निमित्रम के रचनाकार कौन है? कालिदास। और शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी मिलता है, शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलता है। हर्षचरित हर्षचरित के रचनाकार कौन है? बाण भट्ट। हर्षचरित के रचनाकार कौन है? बाण भट्ट। इसमें क्या वर्णन है? हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन है। ठीक है, हर्षचरित में हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन है। मृच्छकटिकम मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? शूद्रक। मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? शूद्रक। मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? शूद्रक। इसमें क्या वर्णन किया गया है? गुप्तकालीन समाज का वर्णन किया गया है। ठीक है, मृच्छकटिकम में गुप्तकालीन समाज का वर्णन किया गया है। मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? शूद्रक। रामचरित रामचरित के रचनाकार है संध्याकार नंदी। रामचरित के रचनाकार है संध्याकार नंदी। और इसमें किसका वर्णन है? बंगाल के शासक रामपाल की जीवन गाथा का वर्णन। रामचरित में बंगाल के शासक रामपाल के जीवन गाथा का वर्णन है। और रामचरित की रचनाकार कौन है? संध्याकार संध्याकार नंदी। संध्याकार नंदी। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद बरदाई। रामचरित्र पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद बरदाई। और इसमें किसका वर्णन है? पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद बरदाई। और इसमें किसका वर्णन है? पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन है। नेक्स्ट है राजत रंगिनी। राजत रंगिनी किसके रचना है? कल्हन की। राजत रंगिनी किसकी रचना है? कल्हन की। किसके द्वारा रचित किया गया? राजत रंगिनी कल्हन के राजत रंगिनी के रचनाकार कौन है? कल्हन। और इसमें किसकी जानकारी मिलती है? कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी मिलती है। राजत रंगिनी में किसकी रचनाकार है? कल्हन। और इसमें कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी मिलती है।